करना। जी बिल्कुल। चलिए, अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। तो शुरुआत करते हैं आज के हम जो है कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। मैंने लास्ट टाइम में 2013 के प्रश्नों से छोड़ा था, और उस दौरान किसी बच्चे ने मेरे से कहा था कि सर हम 2018 से स्टार्ट करते हैं, तो मैंने 2018, 19, 20, 21, 22 को कवर किया था। तो कुछ प्रश्न छोड़ दिए थे। तो ये जो आज का मैंने प्रश्न लिया है वो है दिसंबर 2013 का तृतीय प्रश्न पत्र है आप लोगों के सामने। ये जो है तृतीय प्रश्न पत्र। दूसरा प्रश्न पत्र मैं करवा चुका हूँ, प्लेलिस्ट आपको भेज दूंगा, उसमें से आप चाहे तो देख सकते हैं। ठीक है। तो ये आज का पहला प्रश्न है, और ये प्रश्न है यूजीसी नेट सोशल वर्क का। कहता है कि अभिलाषा या इच्छा की अभिव्यक्ति का संरोध क्या कहलाता है? क्या आश्वविकृति होगी, दमन होगा, प्रक्षेपण होगा कि प्रतिगमन होगा? आप जवाब दीजिए मुझे। संरोध बता दीजिए एक बार, संरोध और दमन। ओके। नहीं, यहाँ पे व्यक्त करना, संरोध मतलब व्यक्त करना मैम। ओके। आप कह रहे हैं दमन। ओके, चलिए दमन। दमन। जी। जी बताएं। प्रक्षेपण दमन प्रक्षेपण किसे कहते हैं? प्रक्षेपण। ओके, कोई बात नहीं। किसी प्रक्षेपण होना चाहिए। देखिए, मैं आपको बता दूं, यहाँ दमन यहाँ आपका जो जवाब जाने वाला है मैडम, सही जवाब ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट माना जाएगा, दमन ही। ठीक है। यहाँ सही जवाब आपका जो माना जाता है वो दमन ही करेक्ट माना जाएगा, है ना? यही आपका सही है। और मैं आपको बात करूँ यहाँ पे, संरोध जो शब्द है कोई टफ शब्द नहीं। जैसे अगर हम बात करें परिमिति जैसी प्रक्रियाओं की बात करता, गढ़ गढ़ आदि जैसे चारों ओर घेरने वाला बात करता है, रोक छेक की शब्दों की बात करता है, रुकावट की बात करता, वो संरोध होता है। मतलब किसी प्रकार से एक चीज को व्यक्त करने को बता रहा होता है। तो जब हम किसी अभिलाषा और इच्छाओं की अभिव्यक्ति की बात करते हैं या रुकावट होने की बात करते हैं, तो वहाँ हमारे सामने दमन शब्द आता है, यानी बलपूर्वक शांत करने का दमन में काम। तो दमित इच्छाएं होती है ना। आप एक बार एक तो दमन इंग्लिश नहीं। देखिए। देखिए मैं आपको बताता हूँ इसका सही जवाब क्या होता है। एक मिनट, ये थोड़ा सा वो हो गया है। हम्म देखिए यहाँ, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। ठीक है। तो जो, ब्लॉकिंग, हाँ, अच्छा। जो आपका यहाँ शब्द जाएगा मैडम, है ना? जी यही होगा, ब्लॉकिंग हाँ, लिखा हुआ है। आपका ब्लॉकिंग है ना ये। रिप्रेशिंग शब्द होगा, यानी कठोरता पूर्वक दबाना या विद्रोह या उपद्रव आदि जैसे बलपूर्वक दबाने वाली जो बात हो रही है। ब्लॉकिंग ऑफ विश ऑफ डिजायर ये फ्रॉम ब्लॉकिंग है ना, एक्सप्रेस टर्म, प्रयोग कर लगता है, वहाँ समझ में आ गया। वो जो शब्द आता है वो दमन को ही बताता है, और ये दमन ही आपका यहाँ पे करेक्ट जवाब हो जाएगा। बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो ये आप लोगों ने नाम सुना होगा सिगमंड फ्रायड के बारे में। जी 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 जी। सिगमंड फ्रायड एक ऐसा विद्वान है जिसने रक्षा युक्तियों के बारे में बताया था। आपको मालूम होना चाहिए अस्वीकृति क्या होती है ना? जी जो किसी चीज को स्वीकार के रूप में ना देखते हैं उसको हम लोग अस्वीकृति के नाम से जानते हैं। प्रक्षेपण की बात करते हैं अगर हम, तो प्रक्षेपण भी एक ऐसा शब्द है, आप लोगों ने सुना भी होगा। इसका मतलब क्या बनता है? अगर आप लोगों से कोई पूछेगा तो क्या बताएंगे? ये एक उद्दीपक स्थिति प्रस्तुत करता है जहां ऐसा अवसर प्रदान किया जाता है कि वह अपने व्यक्तिगत जीवन से संबंधित छिपी हुई बातों को उन परिस्थितियों के माध्यम से प्रकट करता है। मैंने एक एग्जांपल देता था हमेशा, छोटा बच्चा अगर कोई घर में आ जाता है तो वो कोई अगर प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर करता है तो घर में अगर एक छोटा बच्चा और है तो उसको देखकर वो भी करने लगता है। तो वो जो प्रतिक्रियाएं बनती है वो प्रक्षेपण की बनती है ना? वो प्रक्रियाएं प्रक्षेपण की बनती है। जब बात आता है प्रतिगमन का, ये भी हमारे सामने इंपॉर्टेंट शब्द है। प्रतिगमन किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? तो नाम से ही स्पष्ट है, आई थिंक आप समझ भी रहे होंगे। प्रतिगमन का अर्थ ये वापस आना या लौटने वाली जैसी प्रक्रिया के बारे में बात करता जी सर। है ना? प्रतिगमन उन चीजों को रिप्रेजेंट करता है। तो इसमें संगरोध तो फिर ब्लॉकिंग है ना, रुकावट। हाँ, तो यहाँ मैं आपको सारे शब्दों को मीनिंग बता रहा हूँ, ये किस किस रूप में आ सकते हैं। परंतु जो रुकावट की बात कर रहे हैं आप लोग, ब्लॉकिंग की जो बात कर रहे हैं आप लोग यहाँ पे, वो दमन शब्द को बता रहा है। जी जो, जी सर, वो तो ठीक है, हाँ, वो ठीक है। हाँ, जी वो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट मान जाएगा। जी। क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए, बड़ा सरल सा सवाल है और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग इस प्रश्न का सही जवाब देंगे। लाभार्थी और व्यक्ति कार्यकर्ता संबंध संगठक कौन सा नहीं है? मतलब एक प्रकार से कंपोनेंट आपके सामने दिए गए सर हैं जो, सहानुभूति नहीं है। हाँ, स्वायत्तता सर। आपने ऑप्शन नंबर जो 2 का जवाब दिया है सहानुभूति का दिया है, और यही आपका सहानुभूति। करेक्ट होगा। स्वायत्तता मतलब मैम, सहानुभूति थोड़ी सा सही होगा सर। हाँ, स्वायत्तता का मतलब था मैम इंडिपेंडेंट, गोपनीयता रखनी चाहिए,
परानुभूति भी होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट आत्मनिर्भरता वाली प्रक्रियाएं भी होनी चाहिए, जो कि सहानुभूत अगर आप करेंगे तो बेसिकली मैंने एक शब्द हमेशा बोलता हूँ अंतरण प्रतिअंतरण वाला, ये प्रक्रिया यहीं से देखने को हमें मिल जाती है ना। अच्छा, ऐसा नहीं कि आप नहीं करेंगे, भाई वो चीज़ें होती हैं, आपको करना पड़ेगा, सोशल वर्कर हैं तो आप सहानुभूति जता सकते हैं, लेकिन परिस्थितियाँ क्या कहती हैं, खासकर अगर व्यक्तिक कार्यकर्ता के साथ अगर सेवार्थी का कोई कंपोनेंट के रूप में देखने की बात अगर होती है तो वो परानुभूत होती है, ना कि सहानुभूत होती है। प्राथमिकता आप हमेशा परानुभूत को दो, ना कि सहानुभूति की दें आप। ठीक है, ऑप्शन आपका यहाँ पे गलत जो जाएगा वो डी वाला जाएगा। ठीक है, ये प्रश्न पूछा था नहीं। परानुभूति का बता दीजिए वैसे तो। जी, किसके बारे में? परानुभूति पूछ रहे थे। ओके ओके ओके। परानुभूति जो है ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, इम्पोर्टेंट शब्द ये भी है, परानुभूति की परिभाषा जो होती है उसको समझने का अगर प्रयास करें तो वो कहीं ना कहीं इम्पैथी को बताता है। सिंपैथी सहानुभूत होता है, इम्पैथी परानुभूत होता है। करेक्ट? आप लोगों ने सुना है यही बात ना? जी सर, यही बात है। हाँ, जी तो सर, empathy and sympathy। तो क्या होता है बताएं जरा एक बार। परानुभूत, सर परानुभूत होता है कि मतलब हम जी बताएं, बहुत सरल है। सर दूसरों की समस्या को सर जो सेवार्थी होगा उसके स्थान पर खुद को रखकर देखना सर, उसकी फीलिंग। हाँ, बेसिकली दूसरे के सुख और दुख की जब आप अनुभूति करें, क्या करें? अनुभूति। ध्यान समझिएगा, अनुभूति एक ऐसा शब्द है जो परानुभूति की बताता है। ठीक है, दूसरे के सुख दुख की अनुभूति करना जो संवेदनाओं जैसे शब्दों को रिप्रेजेंट करता है, वो ऑप्शन आपका फिर करेक्ट जाता है। लेकिन जब बात आती है सहानुभूति के, तो सहानुभूति की जब बात आती है तो क्या आप कहना उचित समझेंगे सहानुभूति के बारे में, जिसको हम लोग बोलते हैं सिंपैथी, दूसरों के साथ अनुभव करने को बताता है ना। मतलब किसी व्यक्ति को दुखी देखकर स्वयं उसके साथ दुख के संवेग का अनुभव करना, वो सहानुभूत होता है। वो क्या होता है? सहानुभूत होता है। सर उन भावनाओं में बह जाना, मतलब हाँ, आप ये भी कह सकते हैं। हाँ हाँ, नहीं कर सकते। तो एक विद्वान थे, आपने नाम सुना होगा, रॉस के नाम, मुर्रे जी जो है, रॉस नाम है ये। हाँ, तो अगर हम बात करें इनके बारे में तो इनका कहना ये था कि सहानुभूति जो सामूहिकता होती है उसके मूल प्रवृत्ति का भाव होता है, इनका कहना ये था। और बेसिकली इन्होंने ये चीज़ साफ शब्दों में कह भी दिया है कि दूसरों के साथ अनुभव करना ही क्या कहलाता है? सहानुभूति कहलाता है, सिंपैथी कहलाती है। बस ये बात आपको ध्यान रखना है। लेकिन दूसरों के दुख में हाँ। उनके साथ खड़े रहना, दुख में मतलब सहानुभूति है ना सर? हाँ हाँ, सहानुभूति, ये आप इसको कह ऐसा सकते, मतलब हाँ, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो ये सिंपैथी शब्द है, एक इम्पैथी शब्द होता है, जो कि इम्पैथी यूज में लाया जाता है सोशल वर्क में, सिंपैथी नहीं लाया जाता है, ध्यान रखेंगे। अच्छा, अब बात करते हैं नेक्स्ट सवाल के बारे में, ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। प्रश्न कहता है कि यूके में कौन सी प्रथम बस्ती समूह कार्य से संबंधित है? क्या चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी है? तो क्या ये आप यूके में 1869 लगाना उचित समझेंगे? बिल्कुल। जब आपसे बात कहा जाए नेबरहुड गिल्ड के बारे में, तो मैं आप लोगों से बता दूं, न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय में जो है नेबरहुड गिल्ड आया था वो 1886 में। जब बात आप लोगों से कहा जाए टॉयनबी हॉल के बारे में, तो आपको पता होना चाहिए, एक स्टैंड कोवेट एक विद्वान हैं जिन्होंने 1886 में ये टॉयनबी हॉल को लेकर जिक्र किया था, टॉयनबी हॉल को लेकर। तो नाम याद रख सकते हैं आप, ये भी वर्ष जो है 1886 का, 1886 का। बात करते हैं हल हाउस के बारे में। हल हाउस आप अच्छे से जानते हैं, गेट्स और जेम्स एडम्स ने सन 1889 में ये भूमिका निभाया था। 1880 और 1889। तो आप जरा मुझे बताएं, प्रथम बस्ती समूह कार्य में कौन से संबंधित रहा यहाँ पे? तो मैं आप लोगों से कहूँगा, देखिए, हाँ, यहाँ अगर जब प्रश्न के आधार पे हम लोग बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो सही जवाब जाता है वो ऑप्शन नंबर सी जाता है, टॉयनबी हॉल। टॉयनबी हॉल। तो ध्यान रखिए, ये फैक्ट पे आधारित प्रश्न है। यूके में कौन सी प्रथम बस्ती है जो समूह कार्य से संबंधित है? तो टॉयनबी हॉल है, टॉयनबी हॉल है। इस बात को आप सभी लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। टॉयनबी हॉल के वो बता दीजिए एक बार। अच्छा, देखिए, टॉयनबी हॉल एक ऐसी जैसे कोई संस्थाएं हैं, चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक उसी प्रकार से अगर हम बात करें तो टॉयनबी हॉल भी है।
ठीक है, उसी प्रकार की प्रक्रियाएं। और टॉयनबी हॉल में क्या जिक्र किया गया है, अगर आपसे प्रश्न पूछे जाएगा तो आप लोग बताइएगा कि उसमें भी लोगों को या निर्धन जो लोग हैं, जो अक्षम लोग हैं, उनको सुधार की बात की गई है टॉयनबी हॉल में। टॉयनबी हॉल में ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। और टॉयनबी हॉल में अगर जब हम पूछते हैं इसकी स्थापना में भूमिका निभाया किसने टॉयनबी हॉल में, तो एक नाम आता है आप लोगों को जो है सुमेल जो है सैमुअल बर्नेट। क्या नाम आता है? हाँ, सैमुअल बर्नेट ये नाम आता है। इनका नाम आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। इनका नाम हमें देखने को टॉयनबी हॉल में मिलता है। और एक नाम मिलता है हेनरीटा का नाम। किसका नाम मिलता है? हेनरीटा का नाम। ये दो लोगों का नाम टॉयनबी हॉल में हमें देखने को मिलता है। किसके संबंध में था? निर्धनों को लेकर, अक्षम जो लोग हैं उनको लेकर बात की गई थी। बेसिकली इसकी स्थापना मैंने आपको बताया एक धर्मार्थ संस्था के रूप में की गई है। किसके रूप में की गई है? धर्मार्थ संस्था। अब धर्मार्थ संस्था तो चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन, सोसाइटी भी है ना, ध्यान रखिएगा। लेकिन प्रथम बस्ती समूह कार्य के संबंध में अगर कोई आई तो चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी नहीं आई थी, टॉयनबी हॉल आई थी। सर एक बार टॉयनबी, उसका भी बता दीजिए थोड़ा। अच्छा बताते हैं, रुक जाइए। इसके बारे में और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको बता दो आपको, अभी उसके बारे में भी जिक्र करेंगे हम लोग, है ना। तो जब इसके अंतर्गत अगर हम बात करें तो कहा गया कि गरीबी के बिना भविष्य की दिशा में काम करने पर ध्यान देने के साथ सभी सामाजिक और वित्तीय पृष्ठभूमि के लोगों के बीच में जो खाई है उन खाई को पाटने की ज़रूरत है, उसका प्रयास करना चाहिए हमें। और ये बात यूके वालों ने टॉयनबी हॉल के माध्यम से करना शुरू किया। तो ये जो प्रक्रिया मैंने यहाँ पे 1986 तो लिखाया है, सॉरी 1886 तो लिखाया है, सही है। लेकिन मैं आप लोगों से एक बात और बताना चाहूँगा कि जब बात आती है ये स्थापित के रूप में विश्वविद्यालय को लेकर, तो पहला विश्वविद्यालय संस्थान के रूप में ध्यान रखिएगा वो 1884 बनता है, फिर 1884 बनता है, 1884 बनता है। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे सभी लोग, ठीक है, इसके संबंध में। और सैमुअल बर्नेट फेमस पर्सन है, इसलिए आप इनका नाम जरूर याद रखें कि सैमुअल बर्नेट की भूमिका है इसके अंतर्गत आती है। कहाँ पे आती है? टॉयनबी हॉल में। एक बात और याद रखिए, टॉयनबी हॉल ने पहली बार 1884 में क्रिसमस की पूर्व संध्या पर उन्होंने अपना एक प्रकार से अगर हम बात करें तो एक प्रक्रिया दी। प्रक्रिया का मतलब ये था इसके बारे में चर्चा किया, अपने विचारों को प्रकट किया। तो वो कब किया टॉयनबी हॉल ने? तो 1884 में किया था। मतलब सर सेमिनार करके, मतलब हाँ, सेमिनार करके, आप ऐसा कह सकते हैं, सेमिनार करके, ठीक है। फिर उसके बाद ये प्रक्रियाएं आगे बढ़ती गई, है ना। तो भाई जाहिर सी बात है एलन गेट्स स्टार स्थापित, जेम्स एडम्स स्थापित, इन्होंने भी किया। तो वो प्रक्रियाएं अगर हम बात करते हैं तो वो बाद की प्रक्रिया हमें देखने को मिलती है इनके अंदर। कौन कौन सा नाम? जेम्स एडम्स और एलन गेट्स का भी नाम। ये बात आप लोगों को ध्यान रखना है। कहीं कहीं इसको बस्ती आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है, बस्ती समूह कार्य यहाँ पे तो लिखा है, कहीं कहीं इसको भी बस्ती आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और यह एक सामुदायिक केंद्र की अवधारणा को बताता है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखेंगे। और उस समय जो ईसाई धर्मांतरण का एक स्थान चल रहा था उसको खारिज करता है ये टॉयनबी हॉल। टॉयनबी हॉल ईसाई धर्म की धर्मांतरण की बात हो रही थी और ये बेसिकली खारिज करता था। ये खारिज कौन करता था? टॉयनबी हॉल वाला। हाँ, तो ये बात आप लोगों को ध्यान रखना होगा इसके परिप्रेक्ष्य में। मतलब ईसाई धर्म के ये जो बोल रहा है, मतलब अपना धर्म चेंज करने पे बात। हाँ, वो समाज कार्य में ईसाई धर्म को अगर हम बात करते हैं तो उन्होंने कहा कि भाई कोई भी अगर किसी भी धर्म का है तो अपना चेंज करके इस धर्म में आ सकता है। मदद करना, सहायता करना, लोगों को जो निर्धन लोग थे उनको सक्षम बनाना, तो इस तरीके से वो एक प्रकार से नहीं होता कि किसी को प्रलोभन देना। तो चाहे आप प्रलोभन समझ लीजिए चाहे कुछ भी समझ लीजिए, बट ये भूमिका उनको देखने को वहाँ पे मिलती थी, है ना। हाँ, तो ये चीज़ें हम लोगों को यहाँ पे पता होना चाहिए। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं हम लोग। आप लोग कह रहे हैं कौन सा? हल हाउस के बारे में। देखिए हल हाउस भी इम्पोर्टेंट है सोशल, अगर हम बात करें ग्रुप वर्क में या कम्युनिटी वर्क में, तो यहाँ अगर भूमिका आती है तो ध्यान रखिएगा सभी लोग, आप एडम का नाम आता है, जेम्स एडम्स का नाम आता है। और इसकी अगर हम बात करें हल हाउस को ओपन करने का, तो 18 सितंबर, कब? 18 सितंबर 1889 में इसकी स्थापना हुई थी। इसकी स्थापना हुई थी हल हाउस की, ठीक है। अब हल हाउस था किससे संबंधित? अगर हम आप लोगों से बात करें तो ये था समुदाय से संबंधित था,
किससे रिलेटेड था ये? सामुदायिक कार्य से संबंधित था, है ना, ध्यान रखेंगे। इसमें भी वो कम्युनिटी के विकास की बात करता था, समुदाय का विकास करने की बात करता था इसमें, हल हाउस में। ठीक है, ये बात आप लोगों को जो है ध्यान रखना है। इसमें कुछ खास नहीं है, परंतु आप इतना ध्यान रखें ज़रूर कि जेम्स एडम्स और एलन गेट स्टार के द्वारा 1889 में यह स्थापित हुआ हल हाउस। और मूल रूप से अगर हम बात करें आप लोगों से, प्रवासियों पर बात करना, सामाजिक, शैक्षिक, कलात्मक कार्यक्रमों को बढ़ावा देना, इस तरीके की प्रक्रियाएं जो हैं कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन में हल हाउस के माध्यम से लाया गया था। सर हाँ। वो जो एक भाषण हुआ था वो इसी में हुआ था शायद, हल हाउस वाला आपने शायद एक बार बताया था। कौन सा भाषण? कम्युनिटी में काम कैसे किया जाए या उसको इकट्ठा करके हम लोग आगे डेवलपमेंट में काम कैसे कर सकते हैं, वो भाषण टर्नबी हॉल में हुआ था। अब्राहम फ्लैक्सनर का शायद। नहीं, वो नहीं था। अब्राहम का फ्लैक्शन नहीं, एग्जैक्ट हमें याद नहीं आ रहा है। साथ में कौन सा नाम लिए थे सर आप? किसके साथ सर? एलन का। एलन। एडम्स के साथ एक और नाम लिया था। एलन गैरेट या गैरेट एलन। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। तो कहीं कहीं से हल हाउस पड़ोस के नाम से भी जाना था, तब भी उन्हीं का एलन स्टार का ही नाम आता है या एलन गेट्स का नाम ही आता है, बात वही है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग जो है ध्यान रखेंगे सभी लोग। हल हाउस का एक सामुदायिक कार्यशाला जो आया वो बेसिकली सन 1938 में देखने को मिला था, 1938 में। चलिए, ये चीज़ें आप लोगों को ध्यान में रखना होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। थोड़ी थोड़ी जानकारी आप लोगों को इन सभी चीज़ों से होनी भी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। कहिए, आपके सामने सवाल है और सवाल कहता है कि सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसके नाम के साथ जुड़ा हुआ है? क्या बताना वो चीज़ समझेंगे? ओके, हाँ, ऑप्शन नंबर ए आपने जो जवाब दिया है यही करेक्ट जवाब माना जाएगा। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत अल्बर्ट बैंडूरा से जुड़ा हुआ है और ये बात सत्य है। बेसिकली इसके सिद्धांत में कहा गया कि अवलोकन, नकल, आदर्श व्यवहार के प्रतिमान के माध्यम से एक दूसरे से सीखते हैं व्यक्ति। समाज के द्वारा स्वीकार किए जाने वाला जो व्यवहार होता है उसको अपनाया जाता है और वर्जित व्यवहार को नकारा जाता है, ये बात आपको अच्छे से मालूम है। खासकर ये सामाजिक शिक्षण की विधियों में बहुत ही फेमस रहा है सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, जिसको थ्योरी ऑफ सोशल लर्निंग के नाम से हम लोग जानते हैं। इस सिद्धांत में 3 ऐसे शब्द संजोए गए हैं जो हम लोगों से पेपर में पूछे जाते हैं। एक शब्द आता है ध्यान, एक शब्द आता है स्मृति, एक शब्द आपका आता है प्रेरणा। ठीक है, इन 3 शब्दों को आप लोग अवश्य ध्यान रखिएगा। अल्बर्ट बैंडूरा को प्रथम मानव व्यवहार संज्ञानवादी कहा जाता है। बताइए, अगर आपसे प्रश्न आ जाए कि बताइए प्रथम मानव व्यवहार का संज्ञानवादी कौन विद्वान है, तो नाम आप लोग लगाइएगा अल्बर्ट बैंडूरा का। अल्बर्ट बैंडूरा का। अल्बर्ट बैंडूरा ने मूवी के माध्यम से ये अपना प्रयोग जो है वो भी डॉल पर किया था, और वो भी 3 प्रकार की मूवी दिखाया था। जो पहली मूवी दिखाया था वो सोशल वैल्यू पर आधारित थी, सामाजिक व्यवहार पे था। जो दूसरी मूवी उसने दिखाया था वो स्नेह और प्रेम पर आधारित थी, जहां बालक को डॉल से स्नेह करते दिखाया गया है, सहलाते हुए दिखाया गया है। तीसरी जो मूवी थी वो हिंसात्मक पर आधारित थी, जो दृश्य युक्त थी, जिसे देखकर बालक गुड़िया का गर्दन तोड़ देता था। तो 3 टाइप की जो है यहाँ पर उन्होंने दिखाया था मूवी। तो इस क्या बोला था? प्रथम मानव सर? जी, प्रथम मानव सर क्या बोले? हाँ, प्रथम, हाँ, ये बेसिकली अल्बर्ट बैंडूरा जो है प्रथम मानव व्यवहार का जो है संज्ञानवादी कहा जाता है इनको, संज्ञानवादी कहा जाता है इनको। तो ये चीज़ें हैं, आप लोगों को थोड़ा सा आप ध्यान ज़रूर रखें। पेपर में अगर अप्लाइड प्रश्न भी बनाए जाते हैं तो आप लोगों से ये पूछे भी जा सकते हैं, है ना, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, अमर्त्य के बारे में आप सबको अच्छे तरीके से मालूम होगा कि निम्नलिखित में से किस अवधारणा के साथ संबंधित हैं? क्या स्वतंत्रता से, मानवाधिकार से, मूलभूत आवश्यकताएं से या आर्थिक अधिकार से? अगर कुछ आर्थिक अधिकार ओके, सर, आर्थिक अधिकार और मानवाधिकार। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो आप लोगों ने मुझे 5वें का जवाब आप लोग दे रहे हैं, ये बेसिकली आर्थिक अधिकार नहीं होगा सर, यहाँ पे मानवाधिकार सही माना जाएगा। मानवाधिकार की अवधारणा की जब बात होती है तो अमर्त्य का नाम आता है।
मानवाधिकार क्या कहता है? इसका मतलब है मानव जाति के वे सभी मौलिक दावे आते हैं जो उसे मनुष्य होने के नाते प्राप्त होते हैं, और वे ऐसे अधिकार हैं जिन पर सभी मानव द्वारा दावा मानव के नाते है। यह अधिकार मात्र राष्ट्रीय न होकर सार्वभौमिक होता है और कानूनी अधिकार से ये भिन्न होता है। ये इसकी प्रक्रिया अगर हम बात करते हैं मानवाधिकार के इस परिप्रेक्ष्य में, तो सही जवाब जो जाता है वह आपका ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी जाता है, मानवाधिकार जाता है, जो एक नैतिक सिद्धांत है, जो मानव व्यवहार से संबंधित है, कुछ निश्चित मानक स्थितियाँ होती हैं उसको रिप्रेजेंट करता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है मानवाधिकार जी। 1979 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था, तो उसमें तो वो जो बुक थी वो आर्थिक आधारों पे ही था, उसमें तो अर्थशास्त्र से रिलेटेड था वो, आर्थिक वही कह सकते हैं, परंतु अमर्त्य की अवधारणा के साथ संबंधित थी। तो वो अवधारणा है, वो कॉन्सेप्ट जो है आपका अमर्त्य का मानवाधिकार है, ना कि आर्थिक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में सही जवाब जो जाएगा आप लोगों का सन 1998 में 1998 में सर अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार से वो सम्मानित किए गए थे, ठीक है। और अमर्त्य जो है मानवाधिकार की अवधारणा से संबंधित है, ये बात भी सत्य है, गलत नहीं है, मानवाधिकार से संबंधित है, और सन 1998 में उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस बात को आप जो है ध्यान में रखेंगे। आपको मैं बता दूं यहाँ पर एक चीज़ और इसी से रिलेट करते हुए, आप लोगों ने पढ़ा है आज ही की क्लास में 12-15 के बारे में, यूके का मैग्ना कार्टा के बारे में, जी सर। है ना, जो आपको कहीं ना कहीं ये जो अधिकार रहते हैं उन अधिकारों के बारे में भी थोड़ा सा उस अधिकार में जिक्र किया गया है ना। तो इस चीज़ें को उस वहाँ पर भी आप रिलेट कर सकते हैं। मैं आपको और फैक्ट बताना चाहूँगा मानवाधिकार की पीढ़ी के बारे में। जैसा कि आप सबको भली भांति तरीके से पीढ़ी पता है, कितनी पीढ़ियाँ होती हैं मानवाधिकार के अंतर्गत? 3 पीढ़ियाँ होती हैं। बहुत बढ़िया जवाब आपने दिया। मैं आपको बता देना चाहता हूँ 3 पीढ़ी को एक बार फिर से रिपीट करना चाहूँगा। पहली पीढ़ी को जो कहा जाता है वो बोला जाता है नीला अधिकार। सामाजिक एवं आर्थिक अधिकार। ये किस पर आधारित है तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये नीला अधिकार स्वतंत्रता और राजनीति में भाग लेने से संबंधित है। ये जहाँ बताता है पहली पीढ़ी की जीवन का अधिकार, कानून की समझ समता, बोलने की स्वतंत्रता, निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता, इन सभी की बात करता है। इसी के अंतर्गत ही पहली पीढ़ी के अंतर्गत ही 12-15 के मैग्ना कार्टा के बारे में दिया गया है। और 1689 में 1689 की बात मैं करूं तो आप ध्यान रखें एक और पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है, इंग्लिश बिल ऑफ राइट। इंग्लिश बिल ऑफ राइट भी यहीं पर देखने को मिला 1689 में। 1689 में इंग्लिश बिल ऑफ राइट, पहली पीढ़ी, बिल्कुल बिल्कुल राइट, पहली पीढ़ी के अंतर्गत ये चीज़ें व्यक्त की गई थी। पहली पीढ़ी के अंतर्गत 12-15 भी पहली पीढ़ी के अंतर्गत, और ये भी पॉइंट पहली पीढ़ी के ही अंतर्गत, जिसको नीलाधिकार के नाम से जानते हैं। जब हम बात करते हैं दूसरी पीढ़ी के बारे में, आप लोगों ने दूसरी पीढ़ी के बारे में पढ़ा ही है, जानते भी हैं, और प्रश्न भी आप लोगों ने करके आए हैं, जिसे हम लोग लाल अधिकार के नाम से जानते हैं। ये बेसिकली जब प्रश्न आता है आर्थिक, सामाजिक। सॉरी टू इंटरप्ट, ये इंग्लिश का पूरा क्या लिखा हुआ है? 1689 का इंग्लिश क्या था ये? हाँ, ये आपका था इंग्लिश बिल ऑफ राइट्स, इंग्लिश बिल ऑफ राइट। जब बात करते हैं आर्थिक, सामाजिक, एक शब्द और हम जिक्र करते हैं प्राकृतिक या सांस्कृतिक। हाँ, सांस्कृतिक या प्राकृतिक एक। तो ये चीज़ आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। ये 3 शब्द आपको रिप्रेजेंट करता है दूसरी पीढ़ी का, जैसा कि ये प्रश्न आ चुका है पेपर में। यहाँ तक कि जब हम बात करें तीसरी पीढ़ी के बारे में, तो तीसरी पीढ़ी 3 ही पीढ़ी होती है, ध्यान रखेंगे। इसे हम जो है किस नाम से जानते हैं तो हरे। अब ये नाम से स्पष्ट हो गया कि जाहिर सी बात है पर्यावरण से होगा। किससे होगा? ये पर्यावरण से होगा, क्योंकि इसे हरे अधिकार के नाम। तब इसी वजह से मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन जो 1972 में हुआ था वो इसी के अंतर्गत आता है। जो रियो डी जनेरियो की बात अगर मैं करूं 1992 में, जहां स्टॉकहोम घोषणा किया गया, पर्यावरण और विकास पर बल दिया गया, वह बेसिकली 1992 का वर्ष आता है, फिर 1992 आता है।
तो यहाँ पे वर्ष 1972 और 1992 याद रखना है आप लोगों के लिए, जो पर्यावरण के संबंध में है। ठीक है, ये बात इतनी आप लोगों को पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल लेते हैं जी। सर ये आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक ये दूसरी पीढ़ी की बात हो रही है ना सर? जी बिल्कुल करेक्ट, दूसरी पीढ़ी। तीसरी पीढ़ी में हर पर्यावरण वाली बात। पर्या वाली बात बिल्कुल सही। पहली पीढ़ी में ओके। पहली स्वतंत्रता पीढ़ी में सर स्वतंत्रता राजनीति, बिल्कुल करेक्ट। चलिए आगे बात करते हैं। इन्हीं शब्दों से ही आएगा, अलग से कोई और शब्द कहो कि बना के भी, वो बनाएगा भी नहीं, क्योंकि और शब्द बनाए ही नहीं गए हैं, है ना, बस यही शब्द है, यही शब्द आएंगे। अच्छा सर ये जी। 1992 क्या लिखवा है सर इसमें? 1992 में मैम आपका जो एक सम्मेलन हुआ था, आपको पता होना चाहिए, पर्यावरण और विकास पर रियो घोषणा पत्र शामिल हुआ था। 21 है हाँ। सम्मेलन। हाँ, तो वो एक सम्मेलन हुआ था, उसको भी इसी के अंतर्गत शामिल किया गया, जो पर्यावरण के संबंध में था, उसके विकास के परिप्रेक्ष्य में था, रियो डी जनेरियो ब्राजील में, है ना, याद। और सर और 1972 सर? स्टॉकहोम मैम है वो 1972 में स्टॉकहोम की घोषणा किया गया था, जो पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन हुआ था 1972 में। ठीक है, थैंक यू सर। बात करते हैं सीजोफ्रेनिया के बारे में। सीजोफ्रेनिया या मनोविकलता का एक लक्षण है, बताइए इनमें से कौन सा नहीं। अब जिनको पता होगा सीजोफ्रेनिया, देखो सीजोफ्रेनिया को ही मनोविकलता कहा जाता है, आपको लक्षण पता होना चाहिए। ऑप्शन नहीं होगा। ओके, व्यावसायिक कार्य। चलिए आप लोगों ने अपने अपने विचारों को व्यक्त कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। सर व्यावसायिक सीजोफ्रेनिया कार्य की होगा व्याख्या इससे तो संबंधित नहीं है। जी सर बी होगा। चलिए ठीक है, मैं आप सभी लोगों की बातों को सुन लिया हूँ, अब मेरी भी बातों को एक बार आप सभी लोग सुने जरा। सीजोफ्रेनिया किसे कहते हैं, अगर आपसे पूछा जाए तो सिंपल शब्दों में आप इसे कह सकते हैं कि ये वह एक ऐसा विकार है जो व्यक्ति की स्पष्ट रूप से सोचने, महसूस करने और व्यवहार करने की क्षमता को प्रभावित करता है, उसे ही सीजोफ्रेनिया कहते हैं। ये बात आप अच्छे से जानते हैं। जब हमारे सामने बात आती है कि सीजोफ्रेनिया के भाई लक्षण कौन कौन से होते हैं जो हमारे सामने देखने को मिल सकते हैं, तो सीजोफ्रेनिया के लक्षण में कॉमन की बात अगर मैं करूं तो आप ये समझ सकते हैं कि सामाजिक अलगाव देखने को मिलता है, अत्यधिक संवेदनशीलता मिलता है, आक्रामकता वाला बिहेवियर मिलता है, खुद को नुकसान पहुंचने की भी प्रक्रिया को सीजोफ्रेनिया में कहा गया है, खुद पर नियंत्रण की कमी होने की बात भी सीजोफ्रेनिया के अंतर्गत कही गई है, विचार का विकार होना भी सीजोफ्रेनिया का लक्षण है, धीमापन भी एक प्रकार से, गतिविधियों में जो धीमापन है वो भी एक प्रकार का सीजोफ्रेनिया को रिप्रेजेंट करता है। और जब कोई आप यहाँ अगर हम बात करें गतिविधियों में रुचि ना लेना या आनंद ना लेना, गुस्सा या चिंता करने वाली बात करना, वो भी एक प्रकार का सीजोफ्रेनिया का पार्ट बनता है। तो क्या संभ्रांति बन सकता है ये लक्षण? ये एक ही होगा, संभ्रांति होगा। देखिए प्रश्न आप, कौन सा नहीं है? हाँ कौन सा नहीं है, तो संभ्रांति तो लक्षण है, श्रवणात्मक विभ्रम लक्षण है, विसंगठित सोच भी लक्षण है। कार्य नहीं होगा। बिल्कुल, जिन बच्चों ने, बिल्कुल करेक्ट जवाब, जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर बी को बताए हैं वही ऑप्शन सही। मैंने आपको सारा यहाँ पे लक्षण बता दिए हैं, उसके कौन कौन से ये तो इसके, इससे संबंधित ही हाँ, नहीं है, बिल्कुल चेंज दे दिया बिल्कुल। व्यावसायिक कार्य। अब मान लो आप एक सोशल वर्कर हैं, तो सोशल वर्कर बेसिकली यहाँ पे उनको सजेस्ट करता है कि भाई आप एंटी साइकोटिक और एक कपकपी रोधी करके मेडिसिन दवाई वगैरह आती हैं, इस तरीके से उनको सजेस्ट करता है, या तो फिर उन्हें सहायता समूह को रेफ़र करना, या संज्ञानात्मक चिकित्सा के पास रेफ़र करना, या साइको एजुकेशनल थेरेपी के पास, चिकित्सा के पास रेफ़र करना, परिवार चिकित्सा, व्यवहार, मतलब जिस तरीके की उसके पास समस्या है उसी के आधार पर सोशल वर्कर उनको जो है रेफ़र करता है। इस तरीके की वो प्रतिक्रिया उनको जो है व्यक्त करता है। खासकर अगर इनको कोई हैंडल करता है तो मनोरोग चिकित्सक लोग करते हैं, नैदानिक मनोवैज्ञानिक लोग भी करते हैं, जो टास्क थेरेपी को शामिल किया गया। हालांकि मेडिकल सोशल वर्कर की भी भूमिका यहाँ पर आती है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, और भी हैं बहुत सारे लोग बेसिकली इनको हैंडल करते हैं, लेकिन जो थेरेपी से रिलेटेड होते हैं, जो हम बात करें बिहेवियर थेरेपी से जो रिलेटेड होते हैं, वो लोग इनको हैंडल करते हैं। और सोशल वर्कर इनके लिए प्लानिंग वगैरह करता है, रेफ़र करता है, भाई ये चीज़ें करिए, ये ऐसे करिए, या आपको जो है सुधार होगा सीजोफ्रेनिया। तो बहुत अच्छा ये क्वेश्चन था। हम लोगों से आगामी परीक्षाओं में भी मेडिकल सोशल वर्क में ऐसे प्रश्न देखने को मिल जाते हैं कभी कभी, है ना। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। आप ध्यान रखिएगा, माध्य और औसत का अंतर को क्या कहा जाता है, तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। प्रसरण ऑप्शन बी। अच्छा, चलिए अगर मैं आपको यहाँ पर एक बात बताऊँ,
एक प्रसरण का जैसे मैं कहूँ केंद्रीय प्रवृत्ति का माप, तो आपका जवाब आता है कि माध्य होता है, माध्यिका होती है, बहुलक होता है। आप यही जवाब लगाते हैं। यहाँ तक कि आप ये भी लगाते हैं कि जो दी गई जो जनसंख्या होती हैं, एक पंक्ति में जो बारंबार अंकों का या मदों का पुनरावृत्ति होती है, तो उसे हम लोग बहुलक कहते हैं। जब हम बात करते हैं प्रसरण की गणना को लेकर, किसकी? प्रसरण की गणना को लेकर, तो नाम आता है परास, ध्यान रखिएगा, नाम आता है मानक विचलन, मानक विचलन, नाम आता है चतुर्थक, नाम आता है चतुर्थक। तो ये 3 नाम ऐसे हैं। तो प्रसरण के आंकड़ों के प्रसरण को भी लेकर प्रश्न पूछा जा चुका है 2022 में, शायद आप लोगों को याद आ रहा होगा कि ये प्रश्न आप लोगों ने किया है। फिर अगर हम बात करें केंद्रीय प्रवृत्ति के माप को लेकर, ये भी प्रश्न आ चुका है। कभी कभी प्रश्न ये भी पूछ लेता है कि बताइए प्रसरण का वर्गमूल किसे कहा जाता है, तो क्या जवाब देंगे? प्रसरण के वर्गमूल, प्रसरण के वर्गों का वर्गमूल कह लीजिए या वर्गमूल कह लीजिए, तो क्या जवाब देंगे? ये केंद्रीय प्रवृत्ति का केंद्रीय प्रवृत्ति मानक विचलन की परिभाषा है। ये मानक विचलन की ही परिभाषा है। मानक विचलन लिखा रहता है, प्रसरण का वर्गमूल लिख देता है और मानक विचलन की परिभाषा। सही। तो थोड़ा सा एक्टिव रहिए, आप लोग भूल जाते हैं सारी चीज़ें, है ना, बराबर ध्यान दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करें यहाँ पर, अच्छा, सहसंबंध की अगर हम बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा, कार्ल पियर्सन का नाम आता है। सहसंबंध जब दिशा के विपरीत होता है तो निगेटिव होता है, और जब दिशा के समान दिशा में कोई चीज़ गति करता है तो पॉजिटिव होता है। और सहसंबंध में पॉजिटिव और माइनस ही प्रक्रियाएं चलती हैं, जीरो को कोई वैल्यू वहाँ पे नहीं रखी गई है। जब बात आती है कोटि सहसंबंध का, तो नाम किसका आता है? स्पीयर मैन का नाम आता है। हाँ, ये बात आप लोगों को ध्यान रखना है। इस प्रश्न का जवाब जो 7 वाले का जाएगा वो प्रसरण ही करेक्ट माना जाएगा आप लोगों का। गुणांक किसे कहते हैं? गुणांक बेसिकली वह संख्या है जिसकी किसी दूसरी संख्या का गुणा कर दिया जाता है, वो गुणांक का कोसफिशिएंट उसको बोलते हैं हम लोग, कोएफिशिएंट बोलते हैं, तो उसको गुणांक के रूप में देखा जाता है। जब हम बात करते हैं मानक त्रुटि के बारे में, जिसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड एरर, मतलब किसी सांख्यिकीय नमूने के मानक विचलन को मानक विचलन कहते हैं। यदि माध्य से विचलनों के वर्ग का औसत निकाला जाए तो उसे माध्य की मानक त्रुटि कहते हैं, उसको मानक त्रुटि कहते हैं। और कहाँ से? माध्य से विचलन निकाला जाए, माध्य से विचलनों के वर्गों का औसत निकालते हैं, तब ऐसा होता है। ठीक है, बात ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं। ठीक है, 8 देखिए एक बार। 8 कहता है निम्नलिखित में से सामाजिक विरोधी तत्व कौन सा है? देखिए, एक गुटबंदी संबंधित है, भीड़ है, और सामाजिक संगठित समूह है, और गिरोह भी है। गिरोह होगा सर। गिरोह, ओके सर भीड़ भी तो हो सकता है, भीड़ एकदम मतलब चलिए। अलग होता है ना सर। हाँ भीड़ होगा सर। नहीं सर, गिरोह ही होगा। चलिए तो फिर गैंग हो गया ना सर। चलिए, आप लोग पहले अपने विचारों को प्रकट कर लीजिए, फिर मैं अपनी बातों को रखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 का जो जवाब जाने वाला है ऑप्शन नंबर डी ही जाएगा, गिरोह ही करेक्ट माना जाएगा, गैंग। बेसिकली कैसे, देखिए गुटबंदी संबंधित की बात करते हैं तो इसको हम क्लिक कहते हैं, इसको हम क्लिक बोलते हैं। और एक समूह, जहाँ व्यक्तियों का ऐसा समूह जो एक दूसरे के साथ बातचीत तो करता है, सम्मान हित उसकी बातों को साझा भी करता है, ऐसी प्रक्रियाएं सामाजिक विरोधी तत्व के अंतर्गत शामिल नहीं की जाती हैं गुटबंदी संबंधी को लेकर। जब हम बात करते हैं भीड़ को लेकर, बड़ी संख्या में व्यक्ति विशेष रूप से जब एक साथ एकत्र होता है तो वह प्रक्रियाएं भीड़ की कहलाती है। आप लोगों ने एक सवाल भी देखा था, मैंने आपको बड़ी समझाने का प्रयास भी किया था, याद आ रहा है किसी को? वो भीड़ से मतलब समूह और भीड़ में डिफरेंसेस बताए थे आपने। हाँ, तो उस जगह प्रक्रियाओं को लेकर, जिससे कि किसी मतलब ना कि कोई तत्पर है कि नहीं, भीड़ अननोन होती है। हाँ, तो वो चीज़ें तत्पर है कि नहीं। अगर वो व्यक्ति तत्पर है भाई, कि एक समूह ऐसा होता है ना कि भाई मान लो दुकान का अगर जो शीशा है तोड़ दिया, तो जितने लोग खड़े भाई सभी को चोरी कर लिया। और एक ये होता है प्रक्रिया कि भाई चोरी के मोड़ से ही गए हैं वो लोग,
तो अच्छा, ये भीड़ के डिफाइन किए गए हैं एक प्रकार के कि भाई ऐसे ऐसे टाइप के होते हैं, ऐसी ऐसी मानसिकता वाली जो प्रक्रियाएं होती हैं। हम अगर उसकी बात करते हैं तो वह प्रक्रिया सामाजिक विरोधी एलिमेंट था, तत्व था, परंतु प्रश्न केवल भीड़ है, तो भीड़ तो पैसिव में भी आता है और आपका एक्टिव में भी आता है, एक्टिव पैसिव दोनों प्रक्रियाएं बनती हैं। तो ये अधूरा चीज़ छोड़ दिया है भीड़ यहाँ पर, यहाँ अधूरी चीज़ रह गई है ना। जब बात करें हम लोग संगठित समूह के बारे में, तो ये बात करता है कोई भी फर्म या साझेदारी या नियम या संघ व्यक्तियों का आने से जो संगठन बनता है वो एक प्रकार से संगठित समूह का पार्ट होता है। इसको ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप बोलते हैं हम लोग। तो कोई भी फर्म या साझेदारी जो निगम या संघ जो व्यक्तियों का अन्य संगठन माना गया है वो साझेदारी समूह का पार्ट है। लेकिन जो गिरोह है, जिसको गुट कह रहे हैं, टोली कह रहे हैं, जो दल कह रहे हैं, ये जो शब्द है सामाजिक विरोधी तत्व का पार्ट है, जो ऑप्शन नंबर डी बता रहा है ना। ये ऑप्शन डी आपका करेक्ट चला जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 9 है प्रश्नावली की परिशुद्धता को जो है प्रश्नावली की परिशुद्धता जो है बढ़ाने के लिए उसका पुनरावलोकन क्या कहलाएगा? क्या जवाब आपका होना चाहिए यहाँ पे अगर हम आपसे बात करें तो? कूटबद्ध। चलिए, यहाँ पे रिकॉर्डिंग भी आ रहा है, कूटबद्ध भी आ रहा है, और भी कोई लोग बताना चाहेंगे कि प्रश्नावली की परिशुद्धता को बढ़ाना अगर है आप लोगों को तो क्या जवाब इसका उचित होना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 9 हमारे सामने। एडिटिंग कर देंगे। चलो अच्छा, आपने कहा कि एडिटिंग कर देंगे, और यहाँ पर एडिटिंग ही सही जवाब है, जिसको हम लोग संपादन कहते हैं। यही आपका करेक्ट जवाब माना जाएगा। प्रश्नावली की परिशुद्धता को बढ़ाना है आपको भाई, तो पुनरावलोकन कहलाएगा, संपादन ही, जिसको हम लोग एडिटिंग कहते हैं। आपका कोडिंग वाला पार्ट ही नहीं बनेगा, ये बात आप ध्यान रखें। आपका रिकॉर्डिंग का भी पार्ट नहीं बनेगा, ना ही आपका डिकोडिंग का पार्ट बनेगा, है ना। अगर हम बात करें, कूटबद्ध नहीं है, ना ही कूटावाद जो है, कूटानुवाद भी है। कोडिंग डिकोडिंग तो होगा ही नहीं, ना ही रिकॉर्डिंग। केवल अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर जो बी है, एडिटिंग वाला, जिसको संपादन कहते हैं हम लोग, यही सही जवाब है आपका। बड़ा आसान सा सवाल था कि प्रश्नावली उसकी परिशुद्धता की बात कर रहे हैं आप, बढ़ाने की बात कर रहे हैं, तो वही एक मात्रा है एडिटिंग करने का, है ना। एडिटिंग का मतलब होता है कि फेर बदलाव, हेर फेर करना, है ना। आप समझ गए होंगे एडिटिंग का मतलब, नाम से ही संपादन, है ना। क्वेश्चन नंबर 10 है दी 2 स्ट्रीट्स ऑन सिविल गवर्नमेंट नामक एक पुस्तक आई थी। बड़ा अच्छी चीज़ है, बड़ा अच्छा सवाल है। मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे सही जवाब जो माना जाएगा जॉन लॉक का माना जाएगा। ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, क्वेश्चन है 2 ट्रीट्स ऑन सिविल गवर्नमेंट, है ना। जो इसकी जवाब जाने वाला है, इसका सही जवाब अगर हम बात करें आप लोगों से, तो ऑप्शन नंबर अगर हम बात करें तो आपका बनेगा यहाँ पर जॉन लॉक का। जॉन लॉक ऑथर हैं, एक विद्वान हैं। सन 1689 में इनके द्वारा जो है ये किताब लाई गई थी। कहीं कहीं इसी को हम लोग कहते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं द सेकेंड ट्रीट्स ऑफ सिविल गवर्नमेंट, हम इसको भी बोलते हैं। जॉन लॉक की है, फेमस किताब है, ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, इम्पॉर्टेंट है, हम लोगों से पेपर में पूछा जा सकता है। बात करते हैं हीगल के बारे में। हीगल एक ऐसे विद्वान है, इन्हीं विद्वान से तो प्रभावित हुए थे कौन? सर कार्ल मार्क्स। ये महोदय न्याय का सिद्धांत देते हैं, और प्रपंच सिद्धांत हो गया, न्याय का सिद्धांत हो गया, तो हीगल का ही नाम आता है। जब हम बात करते हैं जेम्स मिल के बारे में, तो अर्थव्यवस्था, और इनके साथ ही साथ इन्होंने हिस्ट्री ऑफ इंडिया के बारे में जिक्र किया है जेम्स मिल ने, है ना। हिस्ट्री ऑफ इंडिया, मतलब बेसिकली ऑफ को रिप्रेजेंट किया गया, ऑफ को ही आव कहा जाता है, ऑफ को ही आव बोला जाता है। एक नाम आता है बेथम, नैतिकता के कानून का सिद्धांत बेथम के द्वारा ही दिया गया था। नैतिकता और का जो कानून का सिद्धांत है उसके बारे में बेथम ने ही चर्चा किया था। करेक्ट, ये बात आप लोगों को पता होना चाहिए। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 लेंगे। कहता है कर्मचारी भविष्य निधि प्रकीर्ण उपबंध का जो अधिनियम है वो किस वर्ष पारित हुआ है? तो ध्यान रखिएगा। हाँ, बिल्कुल सही जवाब सर दिया है आपने, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और
अब आप लोग फटाफट मुझे बताइए 1948 में कौन सा कानून है? सर कर्मचारी वाला। कारखाना अधिनियम। कर्म कारखाना अधिनियम, बिल्कुल। जब हम बात करते हैं आप लोगों से बात करते अधिनियम में आता है ना। चलिए अब ये वाला बता के दिखाइए 1976 का। समान कार्य समान वेतन। समान कार्य समान वेतन, बड़ा बढ़िया जवाब दिया आपने। समान पारिश्रमिक एक्ट के नाम से हम इसी को जानते हैं। बंधुआ मजदूर समापन का नाम भी इसी के नाम से जानते हैं। हाँ, तो याद रखिएगा, बहुत बढ़िया आप लोगों ने बताया है। चलो, बहुत अच्छी बात है कि ये सारे फैक्ट आपको पता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये सब पता रहेंगे तो आप आसानी से एग्ज़ाम को टैकल भी कर सकते हैं, उसके क्वेश्चनों को भी पढ़ सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में। देखिए जरा एक बार, एक पद्धति के रूप में सामाजिक समूह कार्य जो है निम्नलिखित में से सहायता नहीं करता है। अच्छा भाई, आप बताएं जरा, सामाजिक समूह कार्य निम्नलिखित में से किसकी सहायता नहीं करता है? क्या आप ऑप्शन ए का चुनाव करना उचित समझेंगे कि उद्देश्यपूर्ण सामूहिक अनुभव के जरिए सामाजिक कार्यकर्ता को बढ़ावा या कार्यकर्ता को बढ़ाने के लिए व्यक्तियों की जी सर, ए सही है। चलो अच्छा, ए ए नहीं करता है। चलो ठीक है। अब बात करते हैं, अगर आप कहते हैं बी वाले ऑप्शन को देख लेते हैं कि समुदाय में समूहों की समस्याओं को हल करने में समुदाय की, सर इसके लिए तो करेगा ना। और फिर कहता है कि वो संदर्भ प्रदान करने में जिनके व्यक्ति एक दूसरे की सहायता करते हैं, और सामाजिक व्यक्तियों को प्रभावित करने के लिए बदलने में व्यक्तियों के समूहों की। चलिए हम बताते हैं अब क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में आप लोगों से। क्वेश्चन नंबर जो 12 है, ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। प्रश्न पूछा है कि सोशल ग्रुप वर्क में बताइए सहायता नहीं करेगा। सोशल ग्रुप वर्क में सहायता नहीं करेगा। पहला पॉइंट कहता है आपसे कि उद्देश्यपूर्ण सामूहिक अनुभव के जरिए सामाजिक कार्यकर्ता को बढ़ावा देने के लिए व्यक्तियों की करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बोलिए हाँ या ना। हाँ सर। जब करना चाहिए तो फिर कैसे गलत हो सकता है? मैं आपसे अगर आपसे बात करूं यहाँ पर, तो पहला वाला ऑप्शन तो सही है, परंतु प्रश्न पूछा है नहीं, तो अभी हमें इसे जवाब देना नहीं है नहीं में, क्योंकि उसने नहीं पूछा है। और ये इस स्टेटमेंट को सही है, क्योंकि मैंने एक ट्रिक बताया, अनुभव वाला ऑप्शन हमेशा सत्य होता है। ये बात भी आप लोग ध्यान रखें, है ना? ठीक है। तीसरे ऑप्शन की बात कर लेते हैं हम। तीसरे ऑप्शन में करा है सर फिर जी, क्या फिर से सर क्या बता, इसमें क्या ट्रिक बताया था सर? हाँ, ट्रिक सर, जिस ऑप्शन में आपको अनुभव एक मिलता है ना, अनुभव, वो शब्द हमेशा सत्य होता है। हाँ, वो सत्य होता है हमेशा। हाँ, वो कभी गलत मत करना। प्रश्न का पैटर्न के आधार पे, आप देखो प्रश्न में नहीं पूछा है तो अब इसको मत सत्य कर लेना, है ना, क्योंकि ये तो सत्य होगा नहीं, क्योंकि ये करेक्ट है और ये करेक्ट होता है। अनुभव वाला हमेशा करेक्ट होता है। प्रश्न नहीं पूछा था, इसलिए प्रश्न को जरूर आप पढ़ के करेंगे। पता चले आप इसको करेक्ट करके चले आए, फिर तो गलत हो जाएगा आपको। थर्ड पॉइंट देखिए आप, थर्ड वाला, वो संदर्भ प्रदान करने में जिसमें व्यक्ति एक दूसरे की सहायता करता है। बिल्कुल सही बात है, ये आपकी होगा। और सामाजिक स्थितियों को प्रभावित करने तथा बदलने के लिए व्यक्तियों तथा समूहों की होती है, और ये भी बात सत्य होगा। लेकिन अगर हम बी की बात करें, हाँ, कि समुदाय में समूहों की समस्याओं को हल करने में समुदाय की, अब जो समुदाय, देखो ये बात सत्य है कि समुदाय में समूह होता है, ये बात सत्य है। लेकिन अगर मैं समूह के आधार पे उनकी समस्याओं की जब बात करता हूँ तो ग्रुप वर्क का पार्ट बन जाता है। हम उनकी समस्याओं को समुदाय के पॉइंट ऑफ व्यू से हल करेंगे। समूह के रूप में कर देंगे तो फिर भेदभाव आ जाएगा, व्यक्ति के रूप में करेंगे तो भेदभाव आ जाएगा। प्रक्रियाएं यहाँ पर जो है समूह की समस्याओं को हल करने के परिप्रेक्ष्य में समुदाय की बात कर दिया, तो मैं आप लोगों से कहूँगा ये स्टेटमेंट गलत है, और यही आपका करेक्ट होगा, बी वाला। देखो, समुदाय में समूह होता है, ये 110% सही बात है और होना भी चाहिए। लेकिन जब उनकी समस्याएं होती हैं तो हम कोई समूह के लेकर काम कर रहे हैं कि समुदाय के लेकर काम कर रहे हैं? समुदाय के लेकर काम कर रहे हैं तो समुदाय की बात करेंगे। तो कहा कि समुदाय में समूह की समस्या को हल करिए। भाई हम ग्रुप वर्क थोड़ी कर रहे हैं, बात समझ रहे हैं ना आप? तो वह प्रक्रिया के पॉइंट ऑफ व्यू में जब हम बात करते हैं तो वह स्टेटमेंट आपका यही गलत है। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। कहता है कि किसने प्रतिपादित किया कि समाज कार्य, अधिप्रचार और सामाजिक कानून, अगर आपको हिंदी समझ नहीं आएगी तो आप बताइएगा, मैं इंग्लिश भी दिखा दूंगा आप लोगों को। सामाजिक कानून के जरिए जनसमूह सुधार है, लाभार्थियों के सामाजिक वातावरण में परिवर्तित करने की पद्धति है। एक विद्वान है, ये विद्वानों के, हाँ, अच्छा, चलिए आप लोग यहाँ पे जो हैं
पहली बार शायद इस विद्वान परिभाषा देख रहे हैं, तो अलग अलग तरीके से जवाब भी आ रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे सही जवाब आपको अगर मैं बात करूँ, मैरी रिचमंड ने प्रतिपादित किया है कि समाज कार्य प्रति जो है अधिप्रचार और सामाजिक कानून के जरिए जन समूह का सुधार करना लाभार्थियों की सामाजिक वातावरण में परिवर्तन लाने की पद्धति है। क्या आप लोग में से कोई बच्चा मुझे बताएगा ये परिभाषा किस प्रणाली की है? सर प्रैक्टिस सोशल केस वर्क सर। सोशल केस वर्क। आपको मैं बता दूं, शायद मैंने आज ही आप लोगों के बिल्कुल करेक्ट जवाब, सोशल एक्शन के बारे में गुड। हाँ, सोशल एक्शन की मैंने एक परिभाषा बताया था, प्रचार शब्द, जी सर। जन समुदाय, जैसे मैंने कहा था जो प्रचार है, जो अधिप्रचार शब्द लिखा है, जहाँ सामाजिक कानून के जरिए जन समूह में सुधार की बात किया था। और ये एग्जैक्ट जब बात आ रही वातावरण में परिवर्तन को लेकर, तो ये परिभाषा बन रही है सोशल एक्शन की। और यही परिभाषा जो है आपसे पूछ लिया है पेपर में, मैरी रिचमंड का, है ना। तो ये परिभाषा मैंने कई बार आप लोगों से बताया कि बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है। ये पेपर में कभी हेर फेर करके आ जाती है, बस शर्ते हमें उन प्रश्नों को समझना ज़रूरी होता है कि ये प्रश्न है किस टाइप का, है ना। अगर हमें समझ आ जाता है तो हम आसानी से उसको टैकल कर लेते हैं, है ना। तो सही जवाब इसका जाता है ऑप्शन नंबर डी। परंतु हम बात करेंगे M.V. मूर्ति के बारे में भी थोड़ा सा। M.V. मूर्ति महोदय जो नाम आता है वो कृषि विरासत से आता है, कृषि विरासत से नाम आता है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। मूर्ति महोदय के बारे में मैंने कल भी आप लोगों से एक किताबों के बारे में जिक्र कर रहा था, किसी को याद है वो किताब का नाम? M.V. मूर्ति। सोशल ग्रुप वर्क में ही उन्होंने अपनी बातों को जो है रखे थे, M.V. मूर्ति। ओके, चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूँ, परंतु आप लोग इन सभी चीज़ों को जो है ध्यान रखा करें, इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। M.V. मूर्ति के बारे में अगर हम लोग बात करें तो सोशल वर्क में इनका जो भूमिका हमें देखने को मिली है समाज कार्य में, वह एग्रीकल्चर विरासत, मतलब एक प्रकार से जो कृषि है, कृषि विरासत की बात जो किया है, उनका वही जवाब करेक्ट है, मूर्ति का ही। ठीक है, मूर्ति। एक मिनट जरा सा होल्ड रखिए, मैं इनकी एक किताब, तो एक बार बताइए जरा, यहाँ पे मैंने जो आपको बताया ना कि एक सिद्धांत था, सेवार्थी था, संस्कृति था, आपको याद नहीं आ रहा तो आप देख लीजिएगा, 2022 का पेपर था, पूछा गया प्रश्न था वो। तो डी सेल्वी का नाम आप लोगों ने लगाया था वहाँ पे, तो वहाँ पे एक नाम आया था जो है कुछ रिलेट कर रहा था इसी के साथ, जो है लुकमैन के साथ में, लिडमैन के साथ में, तो वो भूमिका हमने, मुझे सोचा कि वही चीज़ है, लेकिन मर्फी थे, मर्फी। हाँ, वहाँ पे जो मर्फी नहीं, वो तो अलग है, वो अलग है। सर स्क्रीन नहीं शो हो रहा सर। अच्छा, स्क्रीन नहीं आ रहा सर, चलिए कोई बात नहीं। तो किसी ने शेयर कर दिया क्या स्क्रीन? पता नहीं सर। चलिए शेयर मत करिए, आप ध्यान दीजिएगा क्लास पे। तो यहाँ आप ध्यान रखिए, पीटर ली के बारे में बात कर लेते हैं आज। ये पीटर ली, अगर हम बात करें यहाँ पर, पीटर ली एक ऐसा विद्वान है, आपने इसके बारे में भी सुना ही होगा। पीटर ली का नाम आता है, अगर हम बात करें आप लोगों से, तो इन्होंने कहा है द डेथ एंड लाइफ ऑफ एडवांस, इन्होंने इसके बारे में जिक्र किया था। और पीटर ली की इस भूमिका जो है ज़्यादातर बेसिकली रणनीति में मिलती है हमें, सोशल एक्शन की रणनीति में पीटर ली का। ठीक है, और जब हम बात करते हैं फिलिप कोहलर के बारे में, तो फिलिप कोहलर महोदय की जो है मार्केटिंग मैनेजमेंट में नाम आता है, इनका मार्केटिंग मैनेजमेंट के नाम में मिलता है। लेकिन एक नाम याद और रखिएगा, जरड़ के संबंध में जो सबसे पहले प्रक्रियाएं दी हैं वो फिलीपींस ने दिया है ना, फिलीपींस ने दिया है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। याद आ रहा है आपको, फिलीपींस से भी सवाल आ चुका है ना। जी सर। हाँ, याद रखिएगा, जरड़ विज्ञान। तो जेरेंटोलॉजी, वृद्धों की जब हम अध्ययन करते हैं तो क्या करते हैं? जेरेंटोलॉजी, जरा विज्ञान कहते हैं। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में सामाजिक अन्याय तथा सर्वरूपी शोषण के लिए संरक्षण तथा कमजोर तबके के लिए लोगों को आर्थिक और शैक्षिक हितों में प्रोन्नति की बात कही गई है? बताइए कौन सा आर्टिकल है ये? आर्टिकल बताइए। 46 आप लोगों का जवाब आया है, और 46 ही आपका यहाँ पे करेक्ट माना जाएगा। ठीक है, 46 ही करेक्ट माना जाएगा। जब हम बात करते हैं समान नागरिक संहिता के बारे में, तब हमारे सामने आता है आर्टिकल 44। जब मैं बात करता हूँ 6 से कम वर्ष की बच्चों की देखभाल और निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा की बात, तब जवाब आता है आप लोगों का 45।
जब मैं आप लोगों से बात करता हूँ जीवन स्तर को ऊंचा उठाने की बात, उसके प्रक्रियाओं को लेकर, तब हम चर्चा करते हैं आर्टिकल 47, और ऑप्शन यहाँ पे सही जाएगा, जो सी वाला करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे सामने है, इम्पोर्टेंट सवाल है। कहता है कि व्यक्तित्व परीक्षण में क्या समाविष्ट है। देखिए, आपने नाम सुना है क्या? एम जी, एम, सभी सर ओके। देखिए, ये जो बेसिकली मिनीसोटा बहुसंचरणीय व्यक्तित्व सूची होती है ये, और ये सन 1940 में, हाँ 1940 में और 1989 में ये जो है लाया गया था, मिनीसोटा बहुसंचरणीय व्यक्तित्व की सूची। और ये भी एक प्रकार से पर्सनालिटी का टेस्ट है। हरमन रोसा शाही धब्बा की बात करते हैं तो ये सन 1921 में हरमन रोसा के द्वारा ही लाया गया था, 1921 में। जब हम बात करते हैं TAT के बारे में, कथानक संप्रत्यक्षण परीक्षण के बारे में, तो ये मुर्रे मॉर्गन का नाम आता है सन 1935 में। सही जवाब जो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी जाएगा, करेक्ट रहेगा। सर बताइए। ये मिनीसोटा पे क्या नाम बताया? व्यक्तित्व परीक्षण है नहीं उसका टेस्ट मतलब मिनीसोटा। अच्छा, ये मिनीसोटा जो आपका मैम है, मिनीसोटा बहुसंचरणीय व्यक्तित्व सूची जो है सन 1940 में आया है, और ये दूसरे जब स्टेटमेंट में आया था तो 1989 में आया था, 1989 में आया था। ठीक है, मिनीसोटा। इसको इन शॉर्ट में अगर हम बात करें तो MMPI के नाम से जानते हैं, मालूम है आप लोगों को? MMPI के नाम से हम लोग इसे जानते हैं। ये टेस्ट है, पर्सनालिटी टेस्ट है ये, है ना। तो इसे द मिनीसोटा मल्टीफेसिक पर्सनालिटी वॉलंटरी कहते हैं। कभी हमें इसका फुल फॉर्म पूछ लेता है, कभी हमसे जो है इसका फुल फॉर्म पूछ लेता है। आपको बता दूं, स्ट्रेक और हैथवे के द्वारा ये दिया गया था। ये आपका जो ये टेस्ट है ना, ये टेस्ट नाम दोबारा रिपीट कीजिए एक बारी। बिल्कुल रिपीट करेंगे। ये नाम नोट कर लीजिए आप सभी लोग। इसका जो नाम हमें देखने को मिलता है, स्ट्रेक, नोट कर लीजिएगा, स्ट्रेक और हथवे, ये चीज़ हमें नाम यहाँ पे देखने को मिलता है। मिनीसोटा, ये MMPI 2 1989 में हमें देखने को ये चीज़ें मिला था इसके अंदर। ये वयस्क परीक्षण या एडल्ट परीक्षण आप कह लीजिए, या व्यक्तित्व परीक्षण की बात करता है, उसमें ये चीज़ें हमें देखने को मिलता है इसके बारे में। ठीक है, तो व्यक्तित्व का आकलन करने के लिए मनोविज्ञान के भीतर सबसे लोकप्रिय उपकरण में से एक माना जाता है यह उपकरण, यह टूल्स। मनोविज्ञान में भी हमारे पास, हम लोग भी इसको यूज करते हैं। ये एक बहुत मतलब ज़्यादातर यूज़ में इसको मनोविज्ञान की ही प्रक्रिया में लाया गया है। ठीक है, और लोकप्रिय ये कब से हुआ? MMPI 1989 से लोकप्रिय हुआ ये, 1989 से लोकप्रिय हुआ ये। ठीक है, इसमें जानते हैं क्या है? इसमें व्यक्तित्व की कुल पर्सनालिटी की एक सूची दी गई है। जानते हैं कितनी सूची है? 567, हाँ 567 इसकी जो है एक प्रकार से सूची बनाई गई है, विकल्प बनाए गए हैं, वस्तु से बनाए गए हैं। और उसमें कहा गया व्यक्ति को सही और गलत के बीच में चयन करना है ना। तो वो जो क्लासिफिकेशन वर्गीकृत किया गया है उसमें उसी के आधार पे जो है इसको जो है हम समझ जाते हैं कि इसमें क्या दिक्कत है और क्या तक इसमें सुधार आया, कितना सुधार है, कितना सुधार नहीं है। ये प्रक्रिया हम वहीं पर समझ जाते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और साथ ही साथ मैं आपको और बता दूं, जैसे आपने अभी TAT के बारे में देखा है, जैसे मॉर्गन मुर्रे का नाम आता है, वैसे बाल करके आता है, बाल, चाइल्ड, बाल। अगर हम बात करें संप्रत्यक्षण परीक्षण होता है जिसको हम CAT कहते हैं, और इसकी स्थापना लियोपैड बैलक ने किया था, है ना। और एक आता है शब्द साहचर्य, एक आता है शब्द साहचर्य आता है। क्या बोला सर? शब्द साहचर्य। इसका सर आपका जो है लियोपोल्ड बैलक, CAT लियोपोल्ड बैलक का नाम आता है ना। और शब्द साहचर्य की बात अगर हम करें तो कार्ल जुंग का नाम आता है, कार्ल जुंग का नाम आता है। मार्गेट लेविनफील्ड का नाम आता है, एक मोजोक करके परीक्षण है। क्या नाम है उसका? मोज़ैक करके
मोजैक परीक्षण होता है और ये जो है मार्गेट लेविन फील्ड के द्वारा दिया गया है। ठीक है, बस ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। ये कुछ पर्सनालिटी टेस्ट टारगेट जी। टेस्ट का नाम क्या है? रॉबर्ट का? ये मोजेक का सर। हाँ, मोजैक का नाम था जो मार्गरेट लेविस फील्ड। ठीक है, फील्ड। ठीक है, याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट थे हम सब के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट सवाल लेंगे। कहता है यूनाइटेड स्टेट में सबसे बड़ा व्यावसायिक समाजकारी संघ कौन सा है? अब ये आप लोगों को पता होना जरूरी है। आपको मैं बता दूं, अमेरिकन सामाजिक कर्मकार संघ। देखिए जब हम बात करते हैं यहाँ पर अमेरिकन सामाजिक कर्मकार संघ के बारे में, तो ये आपका आता है सन 1917 का। और जब हम बात करते हैं राष्ट्रीय सामाजिक कर्मकार संघ का वाशिंगटन में, तो हमारे सामने नाम आता है 1955 का। और जब हम लोग बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक कर्मकार संघ के बारे में, जो बेसिकली IFSW के अंतर्गत प्राथमिक देखभाल के बारे में जिक्र किया गया था, तो 9 अगस्त 1956 का, 1956 का। ठीक है, और ये आप सभी लोगों को ध्यान रखना होगा। सही जवाब आपने जो मुझे दिया है, ऑप्शन नंबर, आप लोगों ने कौन सा ऑप्शन आपने चुनाव किया है मुझे, क्वेश्चन नंबर 16 का? बिल्कुल यही ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, सी वाला है। सी ऑप्शन ही आपका यूनाइटेड स्टेट्स में सबसे बड़ा व्यावसायिक समाज कार्य का संघ माना जाता है, AASW। ठीक है, अमेरिकन सामाजिक कर्मकार संघ। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट सवाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर बात करेंगे राष्ट्रीय सामाजिक कार्य को सर, जी। सर राष्ट्रीय सामाजिक कर्मकार संघ होगा सर। 1955 में वाशिंगटन USA का तो है मैम, ये तो आपको पता होना चाहिए, ये तो बहुत सरल था। ये तो अभी तो मैंने बताया, देखो ये यही है नेशनल एसोसिएशन। कहाँ गया क्वेश्चन नंबर बताइए, ये रहा, उपकार में सर नेशनल एसोसिएशन ऑफ सोशल वर्क। बी वाला दे रखा। जी, उपकार में ये बी वाला दे रखा है। कौन सा सर ऑप्शन? आयोग ने भी नहीं माना है सर। क्वेश्चन नंबर 16 में? हाँ सर। जी सर। अच्छा, यूनाइटेड नेशन। सर आयोग ने भी नहीं माना है। ठीक ठीक, करेक्ट, यही सही है, सही है, ये बी सही है भाई, ये सी वाला गलत है। ठीक है, बी सही है, करेक्ट है ये, क्योंकि मुझे ठीक है 1955। ठीक, 7 सिद्धांत है इसी में ना। हाँ ठीक है, ठीक। हाँ, 7 सिद्धांत है, NASW, बिल्कुल NASW ये है, ये AASW है। ठीक है, ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, याद रहेगा। हाँ, अभी श्री प्रकाश जी अभी हम कॉल कर रहे हैं आपको, है ना, क्लास में। ठीक है, तो याद रखेंगे आप ये। ठीक, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। व्यापारिक यौन शोषण के लिए स्त्रियों तथा बच्चों को या बच्चों का अवैध व्यापार रोकने को केंद्रीय सरकार की योजना कौन सी थी? क्या कहना उचित रहेगा आपको, बताएं। उज्ज्वला उज्ज्वला स्कीम। ओके स्वाधार योजना स्कीम। ओके, चलिए मैं आपको बताता हूँ। लड़कियों के लिए एक ब्यूटी पार्लर, देखिए लड़कियों के लिए एक ब्यूटी पार्लर के संबंध में अगर हम बात करें तो अंबेडकर हस्तशिल्प विकास योजना के जो है रिप्रेजेंट किया गया था 2001 और 2002 में। अगर हम बात करें स्वाधार योजना स्कीम के बारे में, तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के माध्यम से इसे भी 2001 और 2002 में ही इसको भी लाया गया था, जो बेसिकली पुनर्वास से संबंधित था। जो वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है ये, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जवाब यहाँ पे होगा। उज्ज्वला स्कीम की अगर हम बात करते हैं, जो आप ध्यान रखेंगे सभी लोग, जो व्यापारिक यौन शोषण के लिए स्त्रियों और बच्चों के अवैध व्यापार रोकने की केंद्रीय सरकार की योजना के रूप में थी, वो ऑप्शन नंबर सी ही था, यही आपका करेक्ट जवाब रहेगा। और राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना की अगर हम बारे में बात करें तो ये 1 अप्रैल 2008 का है, जो स्वास्थ्य बीमा को रिप्रेजेंट करता था। यहाँ पे ऑप्शन जो जाने वाला है आपका, ये करेक्ट माना जाएगा, सी वाला। कितने लोग सी बता रहे थे? सभी लोग सी बता रहे थे क्या? कुछ एक्चुअली मुझे तो सर मुझे गैस वाली लग रही थी। आपको मैं बता दूं, एक बार शायद आप लोगों ने ही मेरे से पूछा था,
मुझे याद आ रहा है कि आप लोगों ने ही कहा था कि आप बताइए सर वो कौन सा उज्ज्वला योजना के संबंध में था जहाँ पर व्यापारिक यौन शोषण के संबंधित में था। तो वो कौन सी योजनाएं थी? तो वो उज्ज्वला योजना है और प्रश्न यही था। यही प्रश्न, एक ही प्रश्न है जो सभी लोगों को काफ़ी बार ये कंफ्यूज भी करता है और देखने को भी आता है। अच्छा ये तो गैस वाला भाई कैसे इसमें आ जाएगा? सर एक बार थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए। हाँ तो कैसे उसका ईयर relate बता करते हैं? दीजिए सर। कौन से जी सन में हुआ था? बिल्कुल बिल्कुल, सारी चीज़ें बताएंगे आपसे, निश्चिंत रहें आप सभी लोग, ठीक है। देखिए आपको यहाँ पर ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि व्यापारिक यौन शोषण के लिए स्त्रियों तथा बच्चों का अवैध व्यापार रोकने की केंद्रीय सरकार की जो योजना है वो उज्ज्वला स्कीम योजना है। और मैं आपको बता दूं, इस योजना के अंतर्गत 4 दिसंबर 2007 को, कब से? 4 दिसंबर 2000, नोट कर रहे हैं आप लोग? जी सर जी। 2007 से इस 2007 की उज्ज्वला योजना को क्रियान्वित किया गया। यौन शोषण की तस्करी के लिए योजना जो थी वो उज्ज्वला योजना थी। कुल इस योजना के अंतर्गत सरकार के द्वारा 289 परियोजना की मंजूरी दी गई थी। 289 परियोजना की मंजूरी दी गई थी नई दिल्ली सरकार के द्वारा से। और इस योजना व्यापार के प्रयोजन से यौन शोषण के लिए तस्करी से पीड़ितों के लिए तस्करी की रोकथाम और बचाव, पुनर्वास और परिवार से जोड़ने के लिए जो व्यापक योजनाएं थी वो यही थी उज्ज्वला स्कीम योजना, जिसको हम लोग यहाँ पे कह रहे हैं। सर ये उज्ज्वला योजना में 289 स्कीम्स थे। हाँ स्कीम्स थे, 289 स्कीम्स थे, परियोजनाएं थी उसके अंतर्गत। अच्छा उनमें से एक था कि यौवन वाले भी हाँ, तो उसमें से एक था जिसमें बेसिकली पुनर्वास, केंद्रीय और वित्तीय सहायता दी गई थी ताकि भाई कि पीड़ित बच्चों के लिए भोजन हो सके, वस्त्र हो सके, देखभाल हो सके, कानूनी सहायता हो सके, शिक्षा हो सके, उनकी आधारभूत सेवाओं के साथ साथ उनका आश्रय प्रदान किया जा सके। इस तरह की गतिविधियों के बारे में जिक्र किया गया था। एक बार म्यूट हो जाइए सर, आपका फ़ोन आ रहा है आई थिंक। तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। क्या आपको ये प्रश्न समझ में आ गया है तो बताइए। जी सर आगे। ध्यान रखिएगा। हाँ ये पर एक सर पुनर्वास के लिए मतलब आप बता रहे हैं ना, बट उसमें रोकने से कैसे रिलेट कर रहा है ना वो? देखिए मैं आपको बताता हूँ, उज्ज्वला योजना जो थी वो बेसिकली आपको यौन कर्मियों को अपनी इच्छा से देह व्यापार में शामिल हुए लेकिन पुनर्वास के प्रति इच्छुक थे, तो ऐसे में उज्ज्वला योजना ने अधीन जो पुनर्वास सेवाएं थी उसकी प्राप्त कर ली थी। तो उसके अंतर्गत कुल टोटल योजनाओं के अधीन 165 जो है सुरक्षात्मक क्रियाविधि शामिल की गई थी और पुनर्वास घरों के सहित जो है 289 परियोजना जो अब तक मंजूरी दी गई है। तो इन्हीं पुनर्वास केंद्रों में वित्तीय सहायता की बात की गई। अब क्योंकि पुनर्वास से संबंधित था, लोगों को पुनर्वास करने का मतलब ये था कि मोटिवेट करने के परिप्रेक्ष्य में था। जी, वो वापस से अपना जीवन हाँ अपने वापस से अपने जीवनों को जो है सही तरीके से चला सके वो, है ना, उसके परिप्रेक्ष्य में था। अब यह योजना जो है इसी प्रयोजन से चलाया गया कि अगर मान लो यौन शोषण या तस्करी या पीड़ितों के लिए तस्करी की रोकथाम, बचाव, पुनर्वास, परिवार को जोड़ने का जो है ना, यह एक व्यापक योजना के रूप में जानी जाती है जो 4 दिसंबर 2007 को लाई गई थी। ठीक है। हाँ तो ये कहीं गैस वाला आप ना सोच लीजिएगा, वरना पता चले तो आप गैस का दाम फिर बढ़ने वाला। होली से पहले आजकल न्यूज में खूब चल रहा है ना। बढ़ गया सर, बढ़ गया ना। हाँ 50 रुपए। 50 रुपये तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी भाई, वैसे भी तो गैस से सब लोग परेशान हैं। तो अब यहाँ पर इस चीज़ से आप लोग ध्यान रखें, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। अंतर विवेकशीलता मॉडल का संबंध किससे हो सकता है बताइए जरा। मेरी रिश्वत में पावले फ्रेरे। पावले सर एक फेरे। बार इंग्लिश दिखा दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 18 देख लीजिए। पावले फ्रेरे, जी सर। यही शुद्धिमतीकरण है, यही आपका चैतन्यकरण है, यही आपकी आत्म जागरूकता का मॉडल है, यही आत्म चेतना का भी उदाहरण माना जाता है, यह एक प्रकार का मॉडल माना जाता है। सब इसी के नाम है और सही जवाब ऑप्शन नंबर आएगा आपका सी वाला, पावले फ्रेरे। मैंने ट्रिक बताई रखा है, पैडागोजी जहाँ कभी आए आंख बंद करके लगा के आइए आप सभी लोग, पैडागोजी पर ही। मैरी रिचमंड के बारे में तो आपको मालूम होगा, फ्रेंडली विजिटर 1899 है आपका।
व्हाट इज सोशल केस वर्क हो गया आपका, नेबरहुड हो गया आपका, आपका सोशल डायग्नोसिस हो गया, फ्रॉम टू चैरिटी सोशल केस वर्क हो गया। ये सारी किताबें बेसिकली मैरी रिचमंड का ही आती है। मैरी रिचमंड के बारे में तो आप सब लोग को अच्छे से मालूम हो चुका है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। पॉल चौधरी के बारे में बात कर लेते हैं। पॉल चौधरी महोदय बेसिकली क्या है, ड्रामा और कॉमेडी के रूप में जाने जाते हैं, ड्रामा और कॉमेडी के रूप में। अच्छा, ये बेसिकली क्या है, ये जो आपका मॉडल होता है ना सोशल एक्शन में, उसमें बेसिकली इन्होंने कहा भैया अपने सिद्धांतों को लेकर कि भैया हम ड्रामा करेंगे, जागरूकता के परिप्रेक्ष्य में लोग जागरूक हो जाएंगे। हाँ, इस तरीके की बात ये करते हैं अपना। सोशल एक्शन में हाँ ना सर? हाँ 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 हाँ, ठीक है। और ये उसके बाद अगर प्लॉरे फ्रेरे तो है ही चैतन्य करण के सिद्धांत में। अच्छा, उसके बाद ये एक बार और बता देना। पाउले फ्रेरे मैम चैतन्य करण का सिद्धांत है सोशल एक्शन का, सामाजिक क्रिया का ही तो सिद्धांत है वो, है ना, सामाजिक क्रिया का ही तो सिद्धांत है। पाउले फ्रेरे का है, अब उसका है क्या नाम है, बिट्रो का, है ना, याद आ रहा है आपको बिट्रो? जी सर, याद आ रहा है। हाँ, तो वो बिट्रो के साथ ही आए थे पॉले फ्रेरे, और इनका कहना था भैया कि आत्मचेतना या जागरूकता के परिप्रेक्ष्य में काम किया जाएगा। तो ये लोगों को जागरूक करना ही इनका एक कार्य बन गया था, लोगों को जोड़ने से। तो इसलिए पॉले फ्रेरे जो हैं जागरूकता के परिप्रेक्ष्य में आते हैं, उसी को अंतर्विवेकशीलता भी कहते हैं, चैतन्यकरण का सिद्धांत भी कहा जाता है, आत्मचेतना का नाम भी दिया जाता है, ठीक है। ये पॉले फ्रेरे का ही कॉन्सेप्ट है। शुद्धिमतीकरण का सिद्धांत भी पॉले फ्रेरे का ही आता है, जो अंतर्विवेकशीलता को ही रिप्रेजेंट करता है। ये पॉले फ्रेरे का ही कॉन्सेप्ट है, और ये सोशल एक्शन में आते हैं। और ये आए थे किसके साथ, बिट्रो के साथ आए थे, ध्यान रखें। हाँ हाँ, ये 1984 में, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो इन्होंने एक दिया था अभिजात करके सामाजिक मॉडल दिया था बिट्रो ने, और एक दिया था लोकप्रिय सामाजिक क्रिया का मॉडल के रूप में, और ये लोकप्रिय का ही तो पार्ट था चैतन्यकरण का सिद्धांत, और इसी में पॉले फ्रेरे आते थे, ठीक है ना। चलिए, एक क्वेश्चन नंबर 19 देख लीजिए। कहता है कि श्रम तथा रोजगार मंत्रालय द्वारा स्थापित अवार्ड पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है, बताइए जरा कौन सा नहीं होगा। देखिए मैं आपको बता दूं, हाँ बहुत बढ़िया, ये मतलब आप लोगों को पता था अर्जुन वाला, बाकी को नहीं पता था। तो वीरता के क्षेत्र में दिया जाता है। हाँ, तो खिलाड़ियों के लिए अगर हम बात करते हैं तो बेसिकली अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है कि नहीं, ये तो बहुत बढ़िया है। अच्छा, एक चुप्पी की संस्कृति किसने कहा भाई, पेपर में पूछा गया, मौन की संस्कृति कौन बताएगा? चुप्पी की संस्कृति, चुप्पी की संस्कृति, मौन संस्कृति, मौन संस्कृति पेपर में पूछा गया है क्वेश्चन। हाँ सर, याद तो आ रहा है। पाउले फ्रेरे का ही है, पाउले फ्रेरे का ही है। चुप्पी की हाँ, चुप्पी की संस्कृति पाउले फ्रेरे की ही है, पाउले फ्रेरे की है, नोट कर लीजिएगा, पेपर में पूछा जा चुका है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे, क्लास को स्टॉप करेंगे और फिर कल करेंगे शाम, अभी 8:30 पे दूसरी क्लास आप सबकी चलेगी फिर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 में देख लीजिए, परिवर्तन के साथ समायोजन में जो है नम्यता यानी लचीलापन क्या कहलाता है? परहित पर जो है परता, नवीनीकरण, अनुकूलनशीलता या आक्रामकता? सी। यहाँ आपने जो जवाब मुझे दिया है कि परिवर्तन के साथ समायोजन की जो लचीलापन है, जो नम्यता शब्द है, वह अनुकूलनशीलता है, तो ये करेक्ट जवाब है। परहित परता का मतलब होता है परोपकारिता, परहित परता का, हाँ ये मतलब बनता है, परोपकारिता बनता है। नवीनीकरण का मतलब होता है पुनः नया कर देना, हाँ। और जब आक्रामकता की बात होती तो सबसे बढ़िया, आप लोग से बढ़िया कोई जानता ही नहीं, गुस्सा, है कि नहीं? तो ये तो है ही है। ऑप्शन नंबर आपका जो सही जाएगा वो सी वाला करेक्ट जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर जो सी जाएगा यही सही रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही रखिए आप सभी लोग, अभी हम लोग बात करेंगे। का भी सी है सर। अच्छा चलिए ठीक है, वो कल करेंगे। हाँ हाँ ठीक है। तो बाकी अभी हम लोग जुड़ेंगे फिर 8:30 पर। क्लास होगी सर।